कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड आपसे कुछ लेता है तो बदले में आपको बहुत कुछ देता भी है। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता, बल्कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो चैलेंजेस फेस किए उससे उन्होंने दुनिया को ये सीख दी कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द थियरी ऑफ एवरीथिंग। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जहां पर यूनिवर्सिटी की एक पार्टी चल रही है और इस पार्टी में एक लड़की है जो अकेली खड़ी है। इस लड़की का नाम जेन है। तभी जेन के पास एक लड़का आता है, इसका नाम होता है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन उससे बात करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि जेन लिटरेचर की स्टूडेंट है जबकि स्टीफन एस्ट्रोफिजिक्स का स्टूडेंट है। इन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने के साथ साथ ईश्वर के प्रति इन दोनों की जो राय है वो भी पूरी तरह से अलग है। जेन ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है जबकि स्टीफन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। जेन उससे पूछती है कि अंतरिक्ष ग्रह तारों की पढ़ाई करने वाले किस पर विश्वास करते हैं। स्टीफन उसे बताता है एक ऐसी इक्वेशन पर जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दे। जेन कहती है कि वो इक्वेशन क्या है। स्टीफन उसे कहता है कि उसी चीज का तो पता लगाना है। हालांकि इन दोनों की सोच अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्द ये अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है। इसके बाद स्टीफन जेन को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। हालांकि स्टीफन एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, लेकिन अभी तक उसने ये डिसाइड नहीं किया कि वो अपनी थीसिस कौन से सब्जेक्ट पर लिखेगा, जिसकी वजह से उसके प्रोफेसर भी उसके लिए कंसर्न होते हैं। वो स्टीफन को कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ लंदन जा रहा हूँ, जहां पर एक मैथमेटिशियन का एक लेक्चर है और तुम भी साथ चलना। और अब स्टीफन भी उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए चला जाता है। ये लेक्चर ब्लैक होल के बारे में होता है और इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि ब्लैक होल इस यूनिवर्स की क्रिएशन का कहीं ना कहीं कारण हो। और अब वो डिसाइड करता है कि उसकी थीसिस ब्लैक होल के ऊपर, टाइम के ऊपर होंगी और वो इस पर काम करना शुरू कर देता है। अब एक दिन जब वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर इसी सब्जेक्ट पर काम कर रहा होता है तभी उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं और वो चाहकर भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं लिख पाता। इस बात से वो घबरा जाता है, इसीलिए वो घबरा कर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। वो थोड़ा से आगे चलता है कि उसकी बॉडी उसका साथ पूरी तरह से छोड़ देती है और वो बहुत बुरी तरह से सर के बल गिरता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहां पर एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है। दरअसल स्टीफन हॉकिंस को पहले भी अपनी बॉडी में कई बार कमजोरी महसूस हुई थी, लेकिन आज जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है इससे पहले उसने ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। डॉक्टर पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन डिजीज है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान का लगभग पूरा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। ना वो किसी से बात कर पाता है, ना खा पाता और यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर स्टीफन को कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के मात्र 2 साल हैं। स्टीफन डॉक्टर से पूछता है मेरे दिमाग का क्या होगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग जैसे अभी चलता है हमेशा वैसे ही चलेगा, लेकिन एक पल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जब तुम सोच तो पाओगे लेकिन किसी को बता नहीं पाओगे कि तुम क्या सोच रहे हो। स्टीफन की अब पूरी जिंदगी बदल चुकी है और वो अपने आप को कमरे में एकांत में बंद कर लेता है। हालांकि जेन उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो जेन से बात नहीं करना चाहता, इसीलिए जेन खुद उससे मिलने आ जाती है। और जेन को पता चलता है कि स्टीफन के पास उसकी जिंदगी के अब 2 ही साल हैं। वो स्टीफन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम्हारे पास 2 साल है तो ये 2 साल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। और अब वो स्टीफन के पिता से बात करती है, पर स्टीफन के पिता नहीं चाहते कि जेन उनके बेटे स्टीफन से शादी करे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी की असलियत का पता होता है। जेन उन्हें मना लेती है और अब स्टीफन की और जेन की शादी हो जाती है। और शादी के कुछ ही वक्त बाद इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ये रॉबर्ट रखते हैं। वही स्टीफन अपनी थियरी, अपनी थीसिस पे भी काम कर रहा होता है और जब उसकी थीसिस उसके प्रोफेसर्स देखते हैं तो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। दरअसल उनकी थियरी ये थी कि जिस तरह से बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जो हर पल लगातार फैलता ही जा रहा है, लेकिन एक पल ऐसा आएगा जब ये बढ़ना बंद हो जाएगा और इसके बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस थियरी को नाम देते हैं बिग क्रंच का और यही स्टीफन हॉकिंग का पहला काम होता है। उनके प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं इस थियरी को प्रूव करूंगा। और अब स्टीफन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग बन चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका शरीर पहले से भी कमजोर होना शुरू हो जाता है और एक बार जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसका शरीर पूरी तरह से उसका साथ छोड़ देता है। वो सीढ़ियों के ऊपर जा ही नहीं पाता और ना ही अब वो अपने पैरों पर चल सकता है। इसीलिए जेन उसके लिए एक व्हील चेयर लाती है
हालांकि वो व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन अब स्टीफन हॉकिंस के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें उस पर बैठना पड़ता है। अब उनका अपनी गर्दन पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक तरफ झुकी रहती है। वक्त बीतता है और स्टीफन के घर में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम वो लूसी रखते हैं। और अब धीरे धीरे स्टीफन को अपने हर एक काम में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और एक दिन जब वो स्वेटर पहन रहे होते हैं तो उनकी गर्दन उस पर अटक जाती है और तभी वो उसी स्वेटर के थ्रू जलती हुई आग को देखते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। दरअसल इससे वो एक थ्योरी बनाते हैं जिससे वो विजिबिलिटी और ब्लैक होल्स के बारे में बताते हैं और उनकी इस थ्योरी को सुनकर सब के सब बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक काम किया है वो काम उन्हें एक मशहूर फिजिसिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने मशहूर कर देता है, पर साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी खराब हो रही होती है। यहाँ पर जेन के भी सपने टूट रहे होते हैं, वो भी अपनी थीसिस पूरी करना चाहती है, लेकिन वो स्टीफन और अपने बच्चों के साथ इतनी बिजी रहती है कि उसे अपनी पढ़ाई का, अपनी थीसिस पूरी करने का वक्त ही नहीं मिलता। इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एक दिन जब वो अपनी मॉम के पास होती है तो जेन की मॉम जेन की परेशानी देखकर उसे सजेस्ट करती है कि उसे चर्च ज्वाइन करना चाहिए और जेन चर्च जाना शुरू कर देती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम जोनाथन होता है। उसकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जेन से बातें करता है। जोनाथन एक म्यूजिक टीचर है, इसीलिए जेन अपने बच्चे को पियानो सिखाने के लिए उसे घर पर बुला लेती है, जहां पर स्टीफन की भी उससे मुलाकात होती है। जाने से पहले वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो या स्टीफन को कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। स्टीफन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई मदद करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो जानता है कि उसकी शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो जेन की किसी भी चीज में मदद कर सके, और वो ये भी जानता है कि वो जेन के साथ हर जगह नहीं जा सकता। बेसिकली स्टीफन के कहने का मतलब ये होता है कि अगर उसे किसी का साथ भी चाहिए तो इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे जोनाथन इनके परिवार में शामिल होना शुरू हो जाता है। वो जेन के काम में हाथ बढ़ाता है, साथ ही साथ वो स्टीफन का भी ध्यान रखता है और उनके बच्चों के साथ भी खेलता है। एक तरह से अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुका है। साथ ही साथ जेन और उसकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। कुछ वक्त बाद जेन एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। और जब इनकी फैमिली गैदरिंग होती तो सब आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा स्टीफन का नहीं बल्कि जोनाथन का है। स्टीफन की मॉम जेन से इस बारे में पूछती भी है क्या बच्चा जोनाथन का है। वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती नहीं, ये बच्चा स्टीफन का है। ये बात जोनाथन सुन लेता और वहां से जाने लगता है, पर जेन बाहर जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरे बच्चों को, मुझे और स्टीफन को भी तुम्हारी जरूरत है। जोनाथन कहता है कि इस वक्त मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। वो उसे ये भी कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जेन कहती है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और जोनाथन वहां से चला जाता है। अब स्टीफन को एक दिन ओपेरा देखने के लिए इनविटेशन आता है। वो जेन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे ले जाएंगे, तुम बच्चों के साथ कैंपिंग करने के लिए जाओ। जेन कहती है कि मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। स्टीफन कहता है कि तुम्हें जोनाथन को बुलाना होगा। वो कहती है कि शायद अब वो नहीं आएगा। ये सुनने के बाद स्टीफन खुद चर्च में जोनाथन से मिलने के लिए जाता है और वो से कहता है कि जेन को तुम्हारी जरूरत है। दरअसल स्टीफन एक प्रैक्टिकल इंसान है, वो किसी भी तरह से स्वार्थी नहीं है, इसीलिए वो अपनी पत्नी की, उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचता है। वो समझता है कि वो भी एक इंसान है और वो चाहकर भी हर जगह उसका साथ नहीं दे सकता। इसके बाद जेन, उसके बच्चे और जोनाथन कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और यहाँ स्टीफन हॉकिंग ओपेरा देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल उन्हें निमोनिया हो गया होता है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और जब वहां पर जेन पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि स्टीफन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस वक्त वो वेंटिलेटर में है और हमें उनका ऑपरेशन करके उनके गले में एक होल करना होगा और वहीं से इन फ्यूचर वो खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा करने से उनकी बोलने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल स्टीफन हॉकिंग को जो बीमारी है उस बीमारी में यह होना स्वाभाविक है और कहीं ना कहीं वो सब पहले से इसके लिए तैयार थे। जेन इस ऑपरेशन के लिए मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि स्टीफन ज्यादा से ज्यादा जिए। इसके बाद स्टीफन का ऑपरेशन होता है और अब स्टीफन बोल नहीं सकते और ना ही वो अपने मुंह से खाना खा सकते हैं, पर उन्हें अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना होगा। इसीलिए उनकी पत्नी जेन उन्हें स्पेलिंग बोर्ड पढ़ना सिखाती है। दरअसल इशारे से वो स्पेलिंग बोर्ड के जरिए दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। और अब उनकी देखभाल के लिए एक नर्स आती है जिसका नाम एलेन होता है। एलेन से वो स्पेलिंग बोर्ड के जरिए बात करते हैं और बहुत जल्द ये एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग को बहुत ज्यादा वक्त तक स्पेलिंग बोर्ड का
सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर लाया जाता है जिसका रिमोट उनके हाथ में होता है, जिससे वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं और जो भी वो स्क्रीन पर टाइप करेंगे कंप्यूटर उस टेक्स्ट को रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट कर देगा जिसे दुनिया सुन सकती है। और ये स्टीफन हॉकिंग के लिए एक बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि इस मशीन के जरिए वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो आगे चलकर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बन जाती है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। और वो ये बात अपनी पत्नी जेन को बताते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो अपने साथ एलेन को यानी कि अपनी नर्स को लेकर जाना चाहते हैं। और जब जेन ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि अब उनकी शादी का कोई भी मतलब नहीं रहा। तो वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो इनकी शादी है, वो अब सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। इनके बीच में जो पहले एहसास थे, जो प्यार था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। इस सिचुएशन से जो जिंदगी इनके सामने लाई है, ये दोनों के दोनों दुखी होते हैं, इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल है। ये समझते हैं कि कुछ चीजें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि स्टीफन 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी जेन ने उनसे शादी की। ये उसका प्यार था जिसे उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। पर अब ये दोनों जानते हैं कि इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो चुका है। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे को डाइवोर्स दे देंगे। जेन यहाँ से जोनाथन के पास जाती है और वहां पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। वहीं स्टीफन और उसकी नर्स एलेन दोनों के दोनों अमेरिका चले जाते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अमेरिका में स्टीफन का बहुत मान सम्मान होता है और उन्हें स्टूडेंट्स के आगे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर वो हर किसी के सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। उनकी बातों में आज भी ह्यूमर होता है और अंत में वो सबके साथ वो बात शेयर करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से सीखी होती है। वो कहते हैं, देयर शुड बी नो बाउंड्रीज टू ह्यूमन एंडेवर, वी आर ऑल डिफरेंट, हाउएवर बैड लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट, while there is a life there is a hope। इसका मतलब ये होता है कि इंसान की प्रयास करने की कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। हम सब के सब एक दूसरे से अलग हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। उनकी बात सुनकर सब बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। इसके बाद वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं और इंग्लैंड आने के बाद उन्हें क्वीन एलिजाबेथ II अपने रॉयल पैलेस में बुलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए साइंस के क्षेत्र में जो काम किया होता है उसकी उपलब्धि के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। वो अपने साथ जेन और अपने तीनों बच्चों को भी ले जाते हैं और जब ये रॉयल पैलेस के गार्डन में होते हैं, जेन स्टीफन से कहती है, अगर तुम चाहो तो इस सम्मान को लेने से मना कर सकते हो। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सरकार साइंस के लिए बहुत कम फंडिंग करती है और आगे चलकर स्टीफन ऐसा करते भी हैं। वो नाइटहुड सम्मान लेने से मना कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग और जेन हालांकि अब पति पत्नी नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी में जेन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो उसे कभी भुला नहीं सकते, इसीलिए वो उसका रिगार्ड करते हैं और इसीलिए वो जेन को अपने साथ रॉयल पैलेस भी लाए होते हैं। और अंत में वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि वो देखो हमने क्या बनाया, और सामने उनके तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं। मतलब कि एक दूसरे से अलग होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंत में हमें बताया जाता है कि स्टीफन हॉकिंग और जेन हमेशा एक दूसरे के दोस्त बन के रहे। जेन ने जोनाथन से शादी कर ली और शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। साथ ही जेन अपनी PhD भी कंप्लीट कर लेती है और यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग वो भी अपनी नर्स एलेन से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग चाहते थे कि मॉडर्न फिजिक्स में एक ऐसी थ्योरी बने जो हर एक सवाल का जवाब दे सके, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में 2 थ्योरी काम करती है, एक आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती है। स्टीफन ने इन थ्योरीज के जरिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था कि ब्लैक होल्स हमेशा रेडिएशन छोड़ते रहते हैं और जब उनका मास लगातार कम होता जाता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स हैं उनकी एक लाइफ है। उनका कहना था कि एक सितारे से ब्लैक होल बनता है और
उसके बाद ब्लैक होल भी गायब हो जाता है। उनका ये भी मानना था कि आने वाले वक्त में धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये रहने लायक नहीं रहेगी, और अगर इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे अपने आसपास के ग्रहों पर कॉलोनीज बसानी होगी, नहीं तो इंसान का अस्तित्व आने वाले वक्त में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें एलियन से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई एलियंस अगर इतने एडवांस हैं जो हजारों साल का सफर तय करके हमारी धरती तक पहुंच सकते हैं, तो हो सकता है कि वो हमें गुलाम बना ले, या धरती पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले। जिस तरह से जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तो उसके बाद यूरोपियंस भी अमेरिका पहुंच गए, और वहां के जो मूल निवासी थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, उन लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए। तो हो सकता है कि अगर हमसे ताकतवर कोई इस ब्रह्मांड में है तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करे। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी कि इंसानों से ज्यादा रोबोट्स और मशीन्स काम करेंगी, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के खिलाफ आने वाले वक्त में जंग छेड़ दें और वो इंसानों के खात्मे का एक कारण बन जाए। स्टीफन हॉकिंस आत्मा को, ईश्वर को, इन सब चीजों को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि इंसान का एक ही जन्म होता है, वो एक कंप्यूटर, एक मशीन की तरह है जो मरने के बाद बंद हो जाता है और फिर दोबारा कभी स्टार्ट नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग की ऐसी कई सारी बातें, कई सारी थियरीज हैं जिन सब ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हालांकि उन्होंने विज्ञान की दुनिया में ऐसा योगदान दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी बीमारी से लड़ना, जहां पर इंसान अपनी छोटी सी बीमारी से पूरी तरह से हार जाता है। हॉकिंग के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉब्लम से हारे नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम के बाद वो अपनी स्टडीज में ज्यादा फोकस कर पाए, और जो काम वो शायद बिल्कुल ठीक होकर ना कर पाते वो सभी काम की और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। तो ये थी पूरी कहानी द थियरी ऑफ एवरीथिंग की। स्टीफन हॉकिंग की ये मूवी, जो कि उनकी जिंदगी की सच्ची कहानी है, ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस मूवी का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $124 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।